नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को हम यह जो सूत्र है उत्तल सतह के लिए अपवर्तन, इसको हम प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। और हम कहते हैं कि आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर भी यह समझ में आएगा। अगर हल्का फुल्का 10th में पढ़े ही होंगे तभी आप साइंस लिए होंगे। अगर पढ़े हैं तब यह आपका यह जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि यह जो उत्तल सतह के लिए अपवर्तन है इसको हम समझने वाले हैं। और यह बोर्ड एग्जाम में 2015 में और 2020 में पूछा भी गया है। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। किसका? उत्तल सतह का फिगर बनाते हैं। तो उत्तल सतह का फिगर बनाते हैं। चलिए बन गया। अब क्या करना है, इसमें प्रधान अक्ष गुजार देना है। प्रधान अक्ष आप सभी जानते हैं कि प्रधान अक्ष हो या मुख्य अक्ष हो, दोनों एक ही को कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। पहले उससे पहले हम समझेंगे कि अगर कहीं विरल माध्यम होगा। ठीक है, इसमें विरल माध्यम कौन है? तो ये जो इधर वाला भाग देख रहे हैं, यह जो इधर 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 पूरा देख रहे हैं वो विरल माध्यम है। और ये जो अंदर वाला भाग देख रहे हैं ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। यह जो है, यह जो विरल माध्यम है, यहाँ लिख देते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम हो गया। और यह जो हो गया ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। और विरल माध्यम को हम μ1 द्वारा सूचित करते हैं और सघन माध्यम को μ2 द्वारा सूचित करते हैं। इसलिए हम μ1 लिख दिए हैं यहाँ और यहाँ लिख दिए हैं μ2 लिख दिए हैं। ठीक है, अगर कहीं हमको विरल माध्यम लिखना होगा तो हम विरल माध्यम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम μ1 लिख देंगे। तो आप सभी को समझ जाना है कि हम विरल माध्यम का चर्चा की है। अगर μ2 लिखेंगे तो आप सभी को समझ जाना है कि हम सघन माध्यम का चर्चा किए हैं। अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख देना है, वस्तु को रख देना है। क्या रख देना है? वस्तु को रख देना है, जिसका यहाँ हम ओ बिंदु रहती है। ठीक है, इस पर क्या है? एक वस्तु है। अब क्या करेंगे, इस वस्तु पर हम क्या करेंगे, इसको हम गुजारेंगे कहाँ? उत्तल सतह के लिए। तो चलिए हम गुजारते हैं। गुजारने के बाद क्या होता है कि ये इसको जाना चाहिए था कहाँ? इसको जाना चाहिए था यहाँ, देखिए, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इसको जाना चाहिए था। लेकिन होता है कि यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है। तो यह विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर सटेगा। तो इसमें अभिलंब कहाँ है? चलिए हम अभिलंब इसको बना देते हैं। यहाँ हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया? अभिलंब। चलिए हम इसको इस कलर से अभिलंब इसको दर्शा देते हैं। ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अभिलंब को आप सी मान लीजिए क्योंकि यह वक्रता केंद्र भी है। ठीक है, तो इसको आप सी मान लीजिए। और अभिलंब की ओर सटेगा जिसके कारण यह हो जाएगा अभिलंब से सटेगा। और यहाँ इसको आप मान लीजिए इमेज। ठीक है, यही इमेज बन रहा है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो इमेज यही बन रहा है कि अगर कोई वस्तु है, यह उत्तल सतह से टकरा गया, टकराने के बाद क्या होता है, वह अभिलंब की ओर सटता है और यहाँ जो ये जो बिंदु पर मिलता है और वही इमेज बनता है। और यहाँ कोई किरण जा रहा है, ये उत्तल यानी प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जा रहा है तो वह उधर ही लौट जाएगा, यानी यह इधर ही चला जाएगा। ठीक है, इधर ही चला जाएगा। तो यह भी आप सभी को समझ लेना है। और यहाँ आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसका नाम जो एम है और इसका नाम एम है। और यहाँ एक कोण बन रहा है जिसका नाम आई है, जिसका नाम है आई, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, सॉरी इंसिडेंट रे एंगल कहते हैं। और इसको हम कहते हैं क्या? इसका बीच के कोण जो बन रहा है उसको आर मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको हम आई कोण कहते हैं। और जो अपवर्तित किरण और ये क्या है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं कोण आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आप सभी को, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ ध्रुव है, यहाँ क्या है? ध्रुव है जिसका नाम पी है। ठीक है, पी है। और यहाँ आप मान लीजिए अल्फा, इसका कोण क्या मानना है? अल्फा मानना है। ठीक है, अल्फा इस तरह होता है, अल्फा मानना है। और यहाँ क्या है? यहाँ आपको बीटा मान लेना है और यहाँ आपको गामा मान लेना है। ठीक है, गामा, बस इतना ही करना है। और यहाँ से यहाँ एक अभिलंब खींच देना है। ठीक है, जिसका नाम है नॉर्मल एन, एन से सूचित करते हैं। समझ में नहीं आया? चलिए फिर से समझाते हैं, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट रख देना है, कोई वस्तु को रख देना। चलिए यहाँ फिर से फिगर में समझाते हैं, ये फिगर रहने देते हैं
और फिर से ड्रॉ करके समझाते हैं आप सभी को। ये क्या हो गया, आप समझ लीजिए कि उत्तल सतह ही है और यहाँ कोई प्रधान अक्ष है और यहाँ कोई ध्रुव है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, हम वस्तु को रख दिए हैं, ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ कोई किरण जा रहा है और ये उत्तल सतह से टकरा जाता है। टकराने के बाद क्या होता है, जाना चाहिए था इसको कहाँ, इसको जाना चाहिए था यहाँ। ठीक है, इसको डॉट डॉट से हम दर्शा देते हैं, जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन यह गया नहीं वहां। अब क्या करते हैं, इसको अविलंब एक खींच देते हैं, अविलंब क्या खींच देते हैं, अविलंब खींच देते हैं। और जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाते हैं तो वह अविलंब की ओर सटता है, जिसके कारण यह जो है अविलंब की ओर सट जाएगा। देखिए अविलंब की ओर सट रहा है। अगर हमको अविलंब की ओर दूर भगाना था तो हम इधर कर देते, लेकिन हो रहा है क्या, अविलंब की ओर सट रहा है, जिसके कारण यहाँ हम इमेज यहाँ बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है और इसका नाम सी है, यानी वक्रता केंद्र है। यह समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि यह जो क्या है, यह आपतित किरण है। यह क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। बस फिगर समझ जाइएगा ना, यह डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, बस फिगर ही समझना मुश्किल होता है। आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और यह क्या है, अभिलंब है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण जो बनता है उसको हम आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और ये जो अपवर्तित किरण है, इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको हम आर से सूचित करते हैं। यही वाला हम चीज यहाँ करके दिखाए हैं। और यहाँ क्या होता है, एक हम काल्पनिक इसको लंब डाल देते हैं, इसका भी हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझिए, यह जो यहाँ एक अभिलंब डाल दिए हैं जिसका नाम है एन है, नाम क्या है, एन है नाम। बस यहाँ तक आप सभी को समझ लेना है। और यहाँ एक अल्फा मान लिए हैं, कौन, यहाँ बीटा मान लिए हैं और यहाँ गामा मान लिए हैं। बस ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। इसमें जो जो काम किए हैं उसको आप भाषा के माध्यम से लिख दीजिए। चलिए हम लिख देते हैं। तो लिखना है कि माना एक उत्तल अपवर्तक सतह है, लिखना है माना एक उत्तल सतह है जिसके प्रधान अक्ष ओ पर कोई वस्तु रखा गया है जो विरल माध्यम क्या है, तो म्यू1 है, इसको म्यू1 माने हैं, तो विरल माध्यम म्यू1 से सघन माध्यम म्यू2 तक गुजारा गया है जो अविलंब की ओर सटता है, या अविलंब की ओर मतलब आता है। ठीक है, यह भी लिख देना, अपने भाषा में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अविलंब की ओर मतलब सटता है। तो यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ क्या करना है कि जो आपतित किरण, और यहाँ लिखना है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण आई तथा अभिलंब एवं अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण, अभिलंब के बीच कोण क्या बन रहा है, अभिलंब के बीच कोण जो बन रहा है उसको हम कोण आर कहते हैं, आर है। ठीक है, इतना तक लिख देना है। अब बाद में लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं कि कोई वस्तु और रखे हैं तो यहाँ आई इमेज बन रहा है, यह भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही लिखे हैं। यहाँ तक हम आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब लगाते हैं स्नेल का नियम। आप सभी क्लास 10th में पढ़े होंगे कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात का नियतांक होता है, उसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। और यह द्वितीय नियम है, अपवर्तन का द्वितीय नियम है। तो यहाँ लिखते हैं स्नेल का नियम से, ठीक है, नियम से।
एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा, कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास कीजिएगा। स्नेल का नियम कहता है कि जो साइन आई जो है वह साइन आर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि यह जो विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम को हम क्या माने हैं, तो μ1 माने हैं, और ये जो आई कोण बन रहा है वो विरल माध्यम में ही बन रहा है, जो आर कोण बन रहा है वह सघन माध्यम में ही बन रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं विरल माध्यम के लिए μ1 लिख सकते हैं, और यही हम यहाँ μ1 इसको चिपका दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम μ2 को भी चिपका देंगे। कहाँ, तो यहाँ हम चिपका देंगे, μ2 को चिपका दिए। बस यहाँ तक आप सभी को समझ में आना चाहिए। हम क्या किए हैं, हम किए हैं कि विरल माध्यम में आई कोण बन रहा था, इसलिए हम μ1 साइन आई लिख दिए हैं, और जो सघन माध्यम में जो आर बन रहा था इसलिए हम μ2 साइन आर लिख दिए हैं। अब क्या करना है, इसको एक बेसिक क्लियर रखना है कि याद रखना है कि साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, लगभग आई लिख सकते हैं, और साइन आर को हम आर लिख सकते हैं, या आर को हम आई को हम साइन आई लिख सकते हैं, और आर को हम साइन आर लिख सकते हैं। यह आप सभी को ध्यान में रखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, और साइन आर को आर लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं, और आई को साइन आई लिख सकते हैं, और आर को साइन आर लिख सकते हैं। यह लगभग में हम लिख सकते हैं, और यही आप सभी को ध्यान में रखना है, तभी धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं कि μ1 है यहाँ, तो μ1 लिख दिए। हम साइन आई को क्या लिख सकते हैं, साइन आई को आई लिख सकते हैं, इसलिए हम आई लिख दिए। अब यहाँ बराबर लिख देते हैं μ2 को, अब μ2 यहाँ लिख दिए, μ2 लिख दिए। अब साइन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं, या आर लिख दिए। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करना है हमको कि अब करना है त्रिभुज, इसमें निकालना है, त्रिभुज ढूंढना है कि किस त्रिभुज से हमारा यह डेरिवेशन बनेगा। तो हमको निकालना है कि OMC में, देखिएगा हम एक यहाँ कर देते हैं कि OMC, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा। OMC में पहला त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, पहला त्रिभुज क्या हो गया, देखिए पहला त्रिभुज हो गया OMC। ठीक है, पहला त्रिभुज क्या हमको निकालना है, OMC निकालना है। अब दूसरा त्रिभुज निकालना है MCI। यस, यही दोनों त्रिभुज निकाल देना है, उसके बाद डायग्राम आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं। तो त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज OMC में, यहाँ लिखना है त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में। इस त्रिभुज को उठा के यहाँ रख दीजिए, इस प्रकार से समझने के लिए। ठीक है, यहाँ आई बन रहा है, यहाँ एंगल आई बन रहा है, और यहाँ क्या है, यहाँ है अल्फा, और यहाँ क्या है, गामा है। आप सभी को पता होगा, क्लास 10th में पढ़ेंगे कि दो अंतः कोणों का योग जो है वो बाह्य कोणों को बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी हम अल्फा प्लस में गामा लिख सकते हैं आई, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। यानी दो अंतः कोणों का योग जो है वो बाह्य कोण के बराबर होता है, इसलिए हम अल्फा प्लस गामा बराबर आई जरूर लिख सकते हैं। चलिए हम इसी को चिपका देते हैं यहाँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अल्फा प्लस में गामा बराबर आई लिख सकते हैं, और इसी को हम आई को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस में गामा, इसको पलटा के, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है, MCI देखने का प्रयास कीजिएगा। MCI तो यहाँ लिखना है कि पुनः त्रिभुज MCI में क्या कहता है, MCI का फिगर हम बना लेते हैं। इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और इस प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ R बन रहा है एंगल, यहाँ बन रहा है क्या, बीटा, और यहाँ जो है बाह्य कोण क्या है, तो गामा है। ठीक है, देखिए कि R प्लस ये दो क्या है, अंतः कोण है, ये क्या है, दोनों अंतः कोण है, और ये क्या है, बाह्य कोण है। तो हम लिख सकते हैं R प्लस में बीटा बराबर गामा, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हमको R बराबर निकालना है तो यहाँ हम गामा माइनस में बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। बस इसी को हमको यहाँ लिख देना है, इसको मिटाते हैं। चलिए, दिख रहा है सभी को, यहाँ हम देख रहे हैं कैमरा में कि दिख रहा है नहीं, चलिए जरूर दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा एडजस्ट। यहाँ लिखना है कि बीटा प्लस में आर बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, गामा हो जाएगा। अगर हमको गामा निकालना है, आर निकालना है, तो आर बराबर लिख सकते हैं
कि गामा माइनस में बीटा, गामा माइनस में क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, हम जो घेरे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। समीकरण 1 किसको माने हैं, इसको माने हैं। तो समीकरण 1 में आर का मान निकल गया कि नहीं, आई का भी मान निकल गया, आर का भी मान निकल गया। देखिए यहाँ आई का मान निकाले है नहीं, आर का मान निकाले है नहीं, बस इसको बिठा देना है। तो लिखना है कि समीकरण 1 में आर तथा आई का मान रखने पर, तो यहाँ लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आई तथा आर का मान रखने पर, मान रख देते हैं। आई तो समीकरण 1 क्या है, μ1 आई बराबर μ2 आर है। तो 1 में हम रख देते हैं कि क्या है, μ1 आई का मान कितना है, अल्फा प्लस में गामा, μ2 में क्या है, गामा माइनस में बीटा, गामा माइनस में बीटा। यहाँ तक आप समझे या नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसको हम गुना कर देते हैं, μ1 अल्फा प्लस में μ1 गामा बराबर μ2 अल्फा गामा माइनस में μ2 बीटा। ठीक है, यहाँ चलिए नेक्स्ट समझते हैं एक बेसिक, फिर इसी तरह क्रिया याद रखना है, जिस प्रकार से यह याद रखे हैं उसी प्रकार से यहाँ याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर हम कहीं 10 अल्फा लिख दिए तो ये किसके बराबर है, ये अल्फा के बराबर है। अगर हम कहीं 10 बीटा लिख दिए हैं तो ये किसके बराबर है, यह बीटा के बराबर है। अगर हम 10 कहीं गामा लिख दिए हैं तो यह कहीं गामा के बराबर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि अल्फा जो है, अल्फा जो है वो 10 अल्फा के बराबर हो सकता है, जो बीटा है वो 10 बीटा के बराबर हो सकता है, जो गामा है वो 10 गामा के बराबर हो सकता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा 10 कैसे आया। ठीक है, आप सभी के मन में आता होगा कि आखिर हम 10 कैसे क्यों लिखेंगे, और यहाँ तो आपको पता होगा कि स्नेल के नियम में साइन आई और साइन आर का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये जो 10 हम लिखे हैं वो कहाँ से आया है, तो 10 समझिएगा कि कहाँ से आया है। यह जो क्या है, यह एक कोण है, क्या है, अल्फा कोण है। हमको किसके किसके बीच संबंध निकालना है, हमको निकालना है बी और एच के, सॉरी पी और बी के बीच संबंध निकालना है। ठीक है, तो पी क्या है, तो पी देखिए अल्फा जो है यहाँ कोण के सामना सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो क्या है एम एन जो है परपेंडिकुलर है, और ये जो ओ और एम जो है वो बेस है, और ये जो ओ और एम है हाइपोटेनस है। लेकिन हमको निकालना है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में संबंध निकालना है, इसलिए हम यहाँ 10 लिखे हैं। और 10 अल्फा बराबर अल्फा लिख सकते हैं, या अल्फा बराबर 10 अल्फा लिख सकते हैं, 10 बीटा बराबर बीटा लिख सकते हैं, या 10 बीटा बराबर 10 बीटा बराबर बीटा लिख सकते हैं, या बीटा बराबर 10 बीटा लिख सकते हैं, गामा बराबर 10 गामा लिख सकते हैं, और 10 गामा बराबर गामा लिख सकते हैं। यह ध्यान में रखना है। अब इसी को हम बिठा देना है। ठीक है, इसी को बिठा देते हैं। क्या हम अगर यहीं बिठा देंगे तो नहीं हो जाएगा, चलिए हम एक लाइन बेकार ही लिखे, इसी की जगह पर हम इसको बिठा देते हैं। ठीक है, इसी की जगह पर हम बिठा देते हैं तो अच्छा रहेगा, सॉल्व करने में भी आसानी होगा। तो यहाँ μ1 लिख देते हैं और यहाँ 10 अल्फा लिख सकते हैं, 10 अल्फा प्लस में 10 गामा हो गया बराबर यहाँ μ2, और यहाँ हम लिख सकते हैं 10 गामा माइनस में 10 बीटा। ये ध्यान में रखना है। यहाँ तक हम लिख दिए। अब क्या करना है इसको, अब चलिए समझते हैं कि इसमें संबंध निकालना है कि कहाँ कहाँ 10 अल्फा का मान होगा। 10 अल्फा ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस क्या है, बेस है, ओ एन क्या है, बेस है, एम एन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिख देना है कि μ1 बराबर हो सकता है, μ1 बराबर हो सकता है कि b बटा एच, p बटा b होता है, तो p का मान है एम एन, अब बटे b का मान क्या है, ओ एन है, ओ एन है, ओ एन लिख दिए। अब क्या करना है, प्लस देना है यहाँ, सॉरी 10 गामा देखिएगा, 10 गामा कहाँ है, 10 गामा यहाँ है। ठीक है, 10 गामा यहाँ है, और इसके सामना सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एम एन यहाँ लिख सकते हैं। अब बटे बेस क्या है, तो पी बेस क्या है, तो एन सी है, एन सी है। ठीक है, अब यहाँ μ2 लिख देते हैं। अब चलिए 10 गामा यही है, तो एम एन लिख देते हैं, और यहाँ एन सी लिख देते हैं माइनस में। अब 10 क्या है, 10 बीटा है, 10 बीटा ये है, और इसका लंब क्या है, इसका लंब यहाँ है, तो यानी हम लिख सकते हैं कि एम एन बटे एन आई, एम एन बटे
एम एन बटे एन आई। यहाँ तक आप 10th में भी पढ़े होंगे, जब दर्पण सूत्र प्रूफ किए होंगे, तो उसी प्रकार से यह भी है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो क्या है, ये जो एन है वह मान लीजिए कि पी पर है। ठीक है, क्योंकि जो है, क्योंकि प्रधानक छोटा है, जिसके कारण आप सभी को मानना है कि यह जो है, यह जो एन है वह पी पर होगा। क्या होगा, एन जो है पी पर होगा, जिस कारण हम जो एन के जगह पर हम पी लिखेंगे। एन के जगह पर क्या लिखेंगे, एन के जगह पर हम पी लिखेंगे, उसके बाद यह डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ हम म्यू1 लिख देते हैं, और एम के जगह पर क्या लिखना है, एन के जगह पर पी लिखना है, यानी एम पी लिखना है। क्या लिखना है, एम पी लिखना है, और यहाँ ओ पी लिखना है, प्लस में एम पी बटे ओ सी, यहाँ हो जाएगा म्यू2, एम पी बटे एन सॉरी पी सी माइनस में एम पी बटे एन पी आई सॉरी पी आई। तो कॉमन चलिए निकाल देते हैं, यहाँ बैठा दिए हैं। चलिए कॉमन निकालते हैं, म्यू1 लिख देते हैं, यहाँ कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एम पी निकालेंगे कॉमन। ठीक है, एम पी कॉमन निकालेंगे। हाँ देखिए, यहाँ पी होना था, यहाँ पी लिख दिए। ठीक है, अब हमको एम पी कॉमन निकालना है, तो एम पी कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 1 बटा ओ पी लिख देते हैं, और प्लस में 1 बटा पी सी लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा म्यू2 जो है, यहाँ एम पी कॉमन निकाल दिए, यहाँ भी, यहाँ हो जाएगा 1 बटा पी सी माइनस में 1 बटा पी आई हो जाएगा। और यहाँ जो एम पी है, जो यहाँ एम पी है, उसको हम कट कर दिए। अब चलिए हम इसको सॉल्व यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आना चाहिए, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पूरे बारीकी से हम समझाए हैं, तो समझ में आना ही चाहिए। चलिए, ठीक है, चलिए हम इसको लिख देते हैं, यहाँ म्यू1 1 बटा ओ पी माइनस प्लस में 1 बटा पी सी बराबर म्यू2 जो है वो कितना है, 1 बटा पी सी माइनस में 1 बटा पी आई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ क्या है, यानी जो है, जो ध्रुव है, इसका नाम क्या है, ध्रुव है। ध्रुव से सी के बीच का जो कहते हैं उसको त्रिज्या कहते हैं, इसको आप आर मान लीजिए। क्या मानना है, इसको आर मानना है। ठीक है, यानी इसको क्या मानना है, आर मानना है, यानी जो ध्रुव से वक्रता त्रिज्या है इसको आर मान लीजिए। और यहाँ से यहाँ क्या है, वस्तु की दूरी, यहाँ से यहाँ क्या है, तो वस्तु की दूरी, इसको मान लीजिए यू। और ये जो है, ये बाया साइड है, जिस कारण, और बाया साइड है जिस कारण माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ जो है जिसका नाम है, यहाँ से यहाँ जो है वो भी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है वो आई 1 बटा ओपी का क्या है, ओपी ओ और पी देखिए म्यू है ना, अब प्लस में पी सी क्या है, पी से सी देखिए आर है ना, आर हम लिख दिए 1 बटा आर बराबर म्यू1 म्यू2 लिख दिए 1 बटा पी सी क्या है, तो पी से सी क्या है, पी से सी आर है, यहाँ भी आर लिख दिए 1 बटा इसको हम लिख सकते हैं भी। यहाँ तक आप सभी को पता हो जाएगा। ठीक है, मतलब यू लिखना था हमको माइनस में, ये आप सभी समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसको, हम इसको गुना कर देते हैं सब में, यानी म्यू1 बटा माइनस में यू, हम बार बार म्यू ले देते हैं, उसके बाद प्लस में 1 बटा म्यू 1 बटा आर बराबर म्यू2 बटा आर माइनस में म्यू2 बटा भी। ये हो गया। अब क्या करना है कि हमको इस पदों में लाना है, तो इस पद में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आर आर को उस तरफ ला देंगे, और ये जो यू और भी को इस तरफ ला देंगे। तो ये जो माइनस में है इधर आ जाएगा प्लस में, यानी म्यू2 बटा भी हो जाएगा, और ये माइनस में इधर हो जाएगा, यानी म्यू1 बटा यू हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम म्यू2 को रहने देते हैं और यहाँ आर को रहने देते हैं, लेकिन यह जो है इसको हम उधर ला देंगे, तो म्यू1 हो जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा। ठीक है, यह प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब क्या करते हैं, हमको इस पदों में लाना है, तो इस पद में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आर को देखिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं, आर यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ म्यू2 हो जाएगा और यहाँ म्यू1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको आप पलटा दीजिए,
इसको पलटा देने के बाद म्यू2 हो जाएगा और म्यू1 हो जाएगा बटे आर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा म्यू2 बटा वी माइनस में म्यू1 बटा यू हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि यह जो है समझ में आ गया होगा, ये प्रूफ हो गया। देखिए ये और ये देखिए प्रूफ हो गया ना। बस इसी प्रकार से आप सभी को बनाना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यह जो डेरिवेशन था वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप अगर फिर से दोबारा बनाने का प्रयास कीजिएगा तो जरूर बन जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।